नमस्कार दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग संपूर्ण जनगणना एवं नगरीकरण पे बात करेंगे। यानी कि इसमें जनगणना एवं नगरीकरण का संपूर्ण सार आपको मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है यह यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आरओ जो री एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अदर जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए तो यह एक रामबाण है ही। यह जो वीडियो होगी यह एक क्विक रिवीजन वीडियो होगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही सारे जनगणना एवं नगरीकरण से प्रश्न आए हैं उनको एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जनगणना 2011 का ये वन लाइनर बेस्ड प्रश्न होंगे जिसमें सबसे पहले प्रश्न को लिया गया है वो प्रश्न है, भारत में वर्तमान जनसांख्यिकीय संक्रमण सूचक है तो आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का सूचक है। किसने कहा था या किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो एडवर्ड विट ने कहा था। एडवर्ड विट कहे थे कि कहीं पर अगर अनुकूलतम जनसंख्या है तो वह प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करेगी, अधिकतम आय प्रदान करेगी। कौन कहे थे? एडवर्ड विट ने कहा था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कहे तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% यानी कि लगभग 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में वास करती है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो वो महाराष्ट्र है जहां पर पूरे भारत की 9.28% जनसंख्या निवास करती है। वहीं बिहार में जो कि तीसरे नंबर पे आता है 8.6% जनसंख्या वास करती है। वहीं पश्चिम बंगाल जो कि चौथे नंबर पे आता है यहाँ पूरे भारत की 7.54% जनसंख्या निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कह रहा है कि जनगणना 2011 जब हुआ तो किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या पाई गई? तो सिक्किम में। सिक्किम की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2011 के अनुसार जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुसार यहाँ पे 6 लाख जनसंख्या थी। कितनी थी? 6 लाख, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 0.05% ही होता है। वहीं दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो मिजोरम का नंबर आता है जहां पर पूरे भारत की जनसंख्या का 0.09% जनसंख्या निवास करती है। वहीं तीसरे नंबर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जहां पे पूरे भारत का 0.11% जनसंख्या निवास करती है। वहीं गोवा में अगर बात करें तो ये 4 नंबर पे आएगा और यहाँ पर पूरे भारत की 0.12% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों की बात किया जाए तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? ठीक, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में है। आइए सबसे पहले तो लिंगानुपात क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है लिंगानुपात। किसी एक इकाई क्षेत्र में 1000 जो पुरुष हैं, 1000 जो मेल हैं उनके लिए या उन पर कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल निवास करती हैं? तो केरल में अगर बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं वास करती हैं। तो यह क्या हो जाएगा? केरल का लिंगानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुष की अपेक्षा उस क्षेत्र में कितनी महिलाएं रहती हैं वही लिंगानुपात कहलाता है। केरल जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आता है जहां पर 996
लिंगानुपात है, 996 का लिंगानुपात है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 993 है, 993, जबकि मणिपुर में 992 एवं छत्तीसगढ़ में 991 है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तो आप देखिए कि सबसे दक्षिण में अगर जाएं, दक्षिण पश्चिम में, तो केरल है, और केरल से ही सटा हुआ तमिलनाडु है, तो 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश आपको मिल जाएगा, लेकिन यह मणिपुर आपको फिर पूर्वोत्तर भारत में मिलेगा, जो कि नागालैंड के नीचे है। तो याद रखिएगा कि 3 जो है एक जगह है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वहीं मणिपुर जो है वो 7 सिस्टर में स्थित एक राज्य है, और यह म्यांमार से लगा हुआ है राज्य, जिसका लिंगानुपात 992 है, और छत्तीसगढ़ जो कि आंध्र प्रदेश से ही लगा हुआ एक राज्य है, छत्तीसगढ़, जहां का लिंगानुपात कितना है? तो 991 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात बहुत बार पूछा गया है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो पाया जाता है वो हरियाणा में पाया जाता है। हरियाणा में कितना लिंगानुपात है? तो 879 लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में है। वहीं दूसरे नंबर पे सबसे कम में बात किया जाए, हरियाणा से थोड़ा सा अधिक है, कहां पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 879 लिंगानुपात कहां पे था? तो जम्मू कश्मीर में। तीसरे नंबर पे अगर सबसे कम में आए, तीसरे नंबर पे तो सिक्किम का है। सिक्किम में कितना लिंगानुपात है? तो 890 है। वहीं पंजाब में 895 है, जो कि 4 नंबर पे आता है। और उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 912 लिंगानुपात है। 912 कहाँ का लिंगानुपात है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो अभी आप देख कर आए हैं कि केरल में 1000 से अधिक लिंगानुपात था, और कितना था? तो 1084 था। कितना था? 1084। तो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो वो है केरल। कितना है? 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। यानी कि वहां की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो न्यूनतम है, माइनस में चली गई है जनसंख्या। वो कौन सा राज्य है? तो नागालैंड है। नागालैंड की जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो -0.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो दादर एवं नागर हवेली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? कह रहे 2011 की जब जनगणना हुई तो वहां पे ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है? तो वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चों की जनसंख्या कहां पे पाई जाती है? जिनकी उम्र कहां कितने बीच होना चाहिए? तो 1 से 14 वर्ष के बीच होने चाहिए। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा बच्चों की जनसंख्या पाई जाती है। कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अच्छा, ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है? कितनी जनसंख्या निवास करती है? यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करेगी वह क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है?
तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है, जहाँ पे 1 किलोमीटर जो क्षेत्रफल होता है उसमें 1106 लोग निवास करते हैं। कितना? 1106। उसके बाद 2 नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 1028 लोग निवास करते हैं। जबकि तीसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है, जहां पे 860 लोग निवास करते हैं। 4 नंबर पर है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश में 829 लोग निवास करते हैं। तो जनघनत्व 829 है, कहाँ का? यूपी का। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। हरियाणा का जो जनघनत्व है वो 573 है। हरियाणा का जनघनत्व कितना है? 573 है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य में, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जो शिशु मर जाते हैं, ठीक है, उनका दर बहुत कम है? तो वो केरल है। केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और ये 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश ही क्या है कि शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। और सबसे कम कहां पर है? केरल में है। सबसे कम कहां पर है? केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें है? तो पुडुचेरी में कितना है? तो 1037 है। कितना है? 1037 लिंगानुपात है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रमुख सालों में कितना रहा है? अगर हम दशक की बात करें तो 1971 से 81 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 24.66% की वृद्धि थी। ठीक है, यानी कि जनसंख्या देखिए वृद्धि दर बहुत ज्यादा है। 1971 से 81 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 24.66% रहा। वहीं 1981 से 1991 के मध्य की बात किया जाए तो इस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो 23.87% था, यानी कि कम हो रहा है। यहां से अब क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। 1991 से 2001 के बीच अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 21.24 था। कितना था? 21.24 की आप गणना देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि 2001 से जो 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 17.7, यानी कि कंटिन्यूसली जो आप देख सकते हैं कि इसमें जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें गिरावट आ रही है लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या रहती है। ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या नागालैंड में सर्वाधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है? अधिक, देखिए अगर अधिक की बात करें तो केरल में, और बात करें नागालैंड में तो नागालैंड में कुल जनसंख्या जितनी है उसमें से सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो ईसाई की है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या ईसाइयों की कहां पर है? तो केरल में है। हालांकि प्रतिशत में केरल में नहीं है, प्रतिशत में कोई और होगा, लेकिन केरल में ईसाई लोग अधिक संख्या में वास करते हैं। यानी ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। प्रतिशत की बात करें तो नागालैंड में। ठीक, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एसटी हैं, एसटी सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? तो 68.9%।
2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, अभी आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है, तो 68.9 है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, तो 31.1%। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार की साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है, और कितनी है, तो 61.8%। यानी कि वहां पे अगर हम बात करें 1000 लोगों की, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 100 लूंगा तो बताऊंगा कि 61.8 लोग वहां पढ़े लिखे हैं, अगर इसको 1000 मान लिया जाए तो 618 लोग वहां के पढ़े लिखे हैं। 1000 लोगों में मात्र 618 लोग ही पढ़े लिखे हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल की है। 100 लोगों में 94% पढ़े लिखे हैं, 94 लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है, कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे अनुसूचित जातियों का प्रतिशत, यानी कि एससी की बात कर रहा है, का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है, तो मिजोरम में एससी अधिक है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो जैन धर्म जो है वो नगरों में ज्यादा वास करते हैं, तो जो धार्मिक समूह जैन धर्म है इसका सर्वाधिक भाग नगरीय है। भारत के सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य, कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति अधिक संख्या में निवास करती है। प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, आपने अभी राज्य देखा है कि बिहार है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो बताइएगा दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप में स्त्रियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लक्षद्वीप जो है उसमें स्त्रियां जो हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। एक वर्ष के संशोधित जन्म दर को कौन दर्शाता है, कह रहा है कि एक वर्ष का जो संशोधित जन्म दर है इसे कौन दर्शाता है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की जनसंख्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने शिशु जन्म लिए हैं, या एक वर्ष के संशोधित जन्म दर को दर्शाता है। वहीं भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही, 1961 से 1971 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी। उसके बाद आपने देखा है 1971 से 1981 में जो कि 24% था, इससे भी ज्यादा कहाँ था, तो 1961 से 1971 के दशक में सबसे ज्यादा उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रही, ठीक है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है F.W. नोटेस्ट्रीन। F.W. नोटेस्ट्रीन के द्वारा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। केरल में उच्च साक्षरता का क्या कारण है, तो सुविकसित सामाजिक अवसंरचना, यहाँ पे सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है, जिसका कारण है कि वहां पे सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई जाती है, और कितना पाई जाती है, तो 94% पाई जाती है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे, तो डाल्टन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के क्या थे, प्रवर्तक थे। समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समान जनसंख्या घनत्व को दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइक्लिन कहते हैं, आइसोपाइक्लिन। अच्छा ये क्या है, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है ए, एक क्षेत्र है बी,
एक क्षेत्र है सी और एक क्षेत्र है डी। डी का जो जनघनत्व है मान लेते हैं कि 26 है, यहाँ पे हम ई को भी ले लें, ई का जनघनत्व 25 है, यहाँ पे सी का भी जनघनत्व 25 है, लेकिन जो बी का जनघनत्व 27 है और ए का जनघनत्व 25 है। तो एक रेखा जो कि एक मिलाई जाएगी ए को सी से और सी को ई से, यानी कि यह समान जनघनत्व को मिला रही है रेखा, ठीक है, जहां पे जनघनत्व एक बराबर है। इस रेखा को कहा जाता है आइसोपाइक्लिन, आइसोपाइक्लिन कहा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, यानी कि जनसंख्या वितरण को कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो वो करता है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य है। वर्तमान जो भारत है उसमें जन्म दर यानी कि बच्चा कितना जन्म ले रहे हैं और व्यक्तियों की मृत्यु कितनी हो रही है, मृत्यु दर से संबंधित अधोलिखित जो कथन है वो सत्य है। क्या है, तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। एक तो बच्चे जन्म भी नहीं ले रहे हैं और व्यक्ति मर भी नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों कारण दोनों एक साथ चल रहा है। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या है, डाउन हो रहा है, गिर रहा है। आगे देखते हैं, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है, तो पिरामिड आरेख है। क्या है, पिरामिड आरेख। कह रहा है कि जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो पिरामिड आरेख होता है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े ज्ञात हुए हैं, तो 47 जिलों के। कह रहा है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में जनगणना के अंतर्गत कितने ऐसे जिलों को शामिल किया गया था कि जो नए बने हैं, तो 47, 10 साल में 47 जिलों को अधिक और शामिल करके जनगणना किया गया था। तो 47 जिले नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने जिले हैं, जनगणना 2011 के अनुसार पूरे भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले हैं। वर्तमान में भारत में कुल जिलों की संख्या की अगर बात किया जाए, ये तो 2011 के अनुसार 640 था, लेकिन वर्तमान में 792 जिले हो गए हैं। वर्तमान में कितने जिले, तो 792 जिले हो गए हैं। और 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कितना था, तो 640। 2001 से 2011 के बीच जो जिलों की संख्या बढ़ी थी वो बढ़ी थी 47। ठीक, 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई थी, तो दादर एवं नागर हवेली में। ठीक है, कह रहा है कि 15वीं जो जनगणना हुई थी, यानी कि 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना है। 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई थी, तो दादर एवं नागर हवेली में। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की गई थी, तो कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है कुरुंग कुमे, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो ये है लॉन्गलेंग, नागालैंड में। नागालैंड का आपको पता ही है कि कितना है, तो -0.6 है, -0.6 जनसंख्या वृद्धि दर रही। वहीं का एक जिला है जिसका नाम है लॉन्गलेंग, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। जनगणना 2001 से जनगणना 2011 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कि जनगणना 2001 की जब हुई थी उसके 10 साल बाद फिर जनगणना 2011 की हुई, तब जो जनसंख्या में साक्षरता दर में जो वृद्धि आई वो कितने प्रतिशत की आई, तो 8.66% की वृद्धि हुई थी। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई थी। ऐसे कितने राज्य थे जिनकी जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्र के अंतर्गत की गई थी। 3 राज्य हैं। कितने हैं, 3 राज्य थे।
2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा? कह रहा है कि जब 2011 की जनगणना हुई तो 1 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें मात्र एक ही व्यक्ति निवास करता है। एक व्यक्ति के लिए जो क्षेत्रफल है वो 1 किलोमीटर का है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है वह 1 है। कितना है? 1 है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिबांग घाटी। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे आबादी का घनत्व कम है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे 46 है। क्या है? 46 है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो फिर ये क्या हो जाएगा? अंडमान। अगर राज्य की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और कितना हो जाएगा? तो लिख लीजिए यहीं पे 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। और अंडमान निकोबार में कितने लोग रहते हैं? जनघनत्व कितना है? 46। दिबांग घाटी का जनघनत्व कितना है? 1 है। दिबांग घाटी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार अनुसूचित जो जनजाति है यानी कि जो एसटी है उसके संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है? राज्यों का आरोही क्रम क्या है? यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? तो मिजोरम में है एसटी। कितने हैं? 94.4% 94.4% है। ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? तो वो पाया गया है दमन एवं दीव में। दमन एवं दीव में जो लिंगानुपात पाया गया है वो 618 पाया गया है। कितना पाया गया है? 618। जनगणना 2011 के अंतर्गत गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की जो प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो 35 प्रश्न शामिल थे। दरअसल ये क्वेश्चनर होता है। जो व्यक्ति जाता है जनगणना करने उसके पास एक पेपर होता है, उसमें टोटल 35 प्रश्न थे। उसी 35 प्रश्न को वो जिसके घर जनगणना होगा उससे पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ऑप्शन होगा। वो जितने को बताएगा उस पर वो टिक कर देगा। फिर दूसरे प्रश्न पे आएगा आपके घर जो है कितने बाइक हैं? तो फिर उस पे वो क्या करेगा? टिक लगा दे। जितना वो बताएगा 1, 2, 3, 4 बताएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न है, जो प्रश्नावलियां थी वो टोटल 35 थी। कितनी थी? 35 प्रश्न। उसमें प्रश्नावली में 35 प्रश्न शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप में जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या सर्वाधिक है। कह रहा है कि जो भारत की गिनती की जाती है ना वो जननांकीय लाभांश, यानी कि जो जननांकीय लाभांश का मतलब है कि यहाँ पे जो एक कार्य करने वाले लोगों की संख्या है वो ज्यादा है। यानी कि कार्यशील जो जनसंख्या है वो कितनी मानी गई है? तो 15 से वैसे तो 59 साल ही मानी गई है। 15 से 59 साल ही मानी गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक डिविडेंड वाला जो एक देश है के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो दमन एवं दीव, यहाँ पे 628 जो है कि पाया गया। कितना पाया गया? 628 पाया गया। अधोलिखित कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार क्या है? सत्य है। तो आइए तीनों को एक बार देख लेते हैं। क्या है? पहला कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, बात सही है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, 17 पाया जाता है। ठीक है। आगे दादर एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। दादर एवं नागर हवेली में आपने देखा है कि जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर एवं सूरत नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियां होती हैं उनको मलिन बस्तियां कहते हैं। वहां पे दिल्ली में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो बिहार में। ठीक है। कह रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं राजस्थान, इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो वो बिहार है। बिहार जो है वो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला एक तरह से राज्य है। किस क्षेत्र में? तो साक्षरता दर में, यानी कि सुधार किया है ये। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। तो ये है 16.30%। यहाँ पे पुरुष की अगर बात किया जाए तो 80.9 है, वहीं महिला की बात किया जाए तो 64.6 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 2011 का जो अंतिम आंकड़ा आया जनगणना का, उसमें जो पुरुष है और जो महिला है उनके साक्षरता दर में जो अंतर है वो कितने का है? तो टोटल अंतर की बात की, देखो पुरुष का तो है कितना है 80.9% और वहीं महिलाओं का है 64.6। अगर इसके बीच का अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो 16.30% हो जाता है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 17.5%। 17.5%। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 59.29%। यानी कि 20 वर्ष और उससे अधिक के आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? तो वो है 59.29%। 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सरचीप है। कौन सा है? सरचीप, मिजोरम। मिजोरम का सरचीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है। ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो वो नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में की गई थी। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। भारत में दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे कम कहां पर रही? तो 2001 से 2011 के मध्य रही। ठीक है। सबसे कम यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। कब हुई थी? 2001 से 2011। भारत के जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष 1921 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो माइनस में चली गई थी। उसका कारण था अकाल और भूखमरी। ठीक है। 2011 जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है। ठीक है। 2011 की जनगणना
के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 73% है। यानी कि अगर पूरे भारत की बात करें तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो 73% पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षरता कितनी है भारत की टोटल, तो वो है 73। कितनी है, 73%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। कितना है, तो 1106 है, 1106 है। अच्छा, तो देखिए ये सही सुमेलित है। क्या है कि जनगणना का वर्ष है और भारत में लिंगानुपात 1951 था, उस समय जो लिंगानुपात थी वो 946 थी। वहीं 10 साल के बाद 1961 में यह लिंगानुपात घटकर 941 हो गई। फिर 10 साल बाद यह घटा और 930 हो गई। फिर 10 साल के बाद क्या हुआ कि इसमें 4 की वृद्धि होती है और ये 934 हो जाती है। फिर 10 साल के बाद इसमें फिर से क्या होती है, गिरावट देखी जाती है और ये 927 हो जाती है। उसके बाद बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए, उससे पहले भी ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि महिलाओं के जन्म दर को बढ़ाए हैं। जैसे 2001 में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 933, और अभी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें यह 943 हुई है। 2021 की जनगणना तो नहीं हो पाई थी कोरोना काल के कारण, लेकिन भविष्य में जब भी जनगणना होगी तो ऐसा मतलब मेरा एक अनुमान है कि यह इसमें ये जो आंकड़ा है 943 का 2011 के जनसंख्या के जनगणना का, इसमें वृद्धि ही होगी, कमी नहीं आने वाली है। भारत के किस संघ शासित राज्य में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा संघ शासित राज्य है जहां पर स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है, तो यह लक्षद्वीप है। और कितना है, तो 87.9% है। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंततः यह बाह्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। कह रहा है कि देखिए जन्म एवं मृत्यु दर एक समान है, यानी कि 2 मरे तो 2 जन्म लिए, तथा अंतः एवं बाह्य प्रजनन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रजनन भी नहीं हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं कि शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किसी प्रकार का ना तो जनसंख्या में कमी होगी और ना ही वृद्धि होगी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम थी? 35 वर्ष की आयु से कम थी, तो वो थी 65% जनसंख्या। तो 35 वर्ष से आयु की कम की जो जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 के अनुसार, तो 65% था, 65% था। आगे देखते हैं कि जनगणना की तरह ही मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। जैसे कि जनगणना की बात की जाती है कि लोग कितने हैं, ठीक है, उसी तरह से कितने लोग मरे, यानी मृत्यु गणना करने वाला राज्य जो सबसे पहले बना वो कौन बना, तो कर्नाटक बना। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? जो जनसंख्या का एक पिरामिड बनाया जाता है उसमें आश्रित आबादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो 0 से 14 वर्ष का जो बच्चे होते हैं उनको आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो कुशलता विकास को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो जननांकीय लाभांश है उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमें अपने जो नागरिक हैं उनको स्किल्ड बनाना चाहिए, उनको अलग अलग स्किल में प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। और कितना है, तो 89.3% है। भारत में जनगणना वर्षों में से किस वर्ष, भारत में जनगणना वर्षों में से किस वर्ष
जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया तो 1971 में। और कितना बदलाव हुआ था तो 24.66%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब लक्षित वर्ष रखा गया है कि 2070 तक। 2070 तक जनसंख्या में क्या कर ली जाएगी, स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। पहले यह कितना निर्धारित किया गया था 2045 तक, लेकिन लग रहा है कि स्थिरता भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो इस लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया है और 2070 तक इसको लक्षित कर दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या यानी कि सकल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो वो है 30.8। कह रहा है कि जो जनगणना 2011 हुई थी तो उसमें जो 14 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या थी, यानी कि कहने का मतलब कि जो आश्रित आबादी थी उसका प्रतिशत था 30.8%।